दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। 75 तक हम लोग कर चुके थे। 2013 प्रीवियस ईयर जुलाई का प्रीवियस ईयर का पेपर। जी हाँ, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर इजी गोइंग आसान भाषाओं में इस प्लेन के साथ मिलेगा। डिजिटल क्लास दोनों को अगर आप ज्वाइन कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस बार आप सीटेट बड़ी आसानी से मक्खन के साथ इजी गोइंग निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 लेंगे दोस्तों। कक्षा 5 की एनसीईआरटी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाना चाहिए। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि अब वो जो प्रकरण दिया गया सही या गलत के रूप में आप इसे नहीं देखोगे। ये किस लिए किया गया? इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। यह आकलन में शिक्षक को सुविधा का बढ़ाता है। जी हाँ, आकलन में तो बढ़ाता सुविधा को, ठीक है। यह जानने में शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। ये सबसे व्यापक है कि बच्चे सीख कैसे रहे। जब हम कोई प्रकरण पढ़ा रहे होते हैं, आप देखेंगे कि इकाई के अंत में कुछ एक्टिविटीज होता है एनसीईआरटी की बुक्स में, तो वो बच्चा उसे सॉल्यूशन करे, सक्रिय बने, एक्टिव बने, संज्ञानात्मक विकास हो, खोजबीन करे, उनके अंदर उत्सुकता जगे। यह टारगेट होता है अधिगम शैली का, पाठ्यक्रम का, हमारा सारा चीज का यही टारगेट है। एनसीएफ का भी यही टारगेट है। अब चेक करते हैं ऑप्शन 4 को। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 बहुत बड़ा व्यापक आंसर है और हमें व्यापक को ही चूज करना है, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 लेंगे। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का व्यवस्था करता है। अब सबसे बेस्ट कौन सा होगा? श्यामपट्ट पे उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र दिखाना। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बेस्ट हमें व्यापक चूज करना है। विभिन्न भोज्य पदार्थों का उदाहरण देते हैं, प्रत्येक में अनिवार्य तत्वों को बताते हैं। ये भी कोई व्यापक नहीं है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करें। बिल्कुल सही है। ये स्टूडेंट इसमें एक्टिव दिख रहा है, लेकिन और आगे चेक करते प्रकरण पे एक वीडियो दिखाता है। दोस्तों प्रकरण पे एक वीडियो दिखता है। यहाँ भी ऑप्शन बहुत बड़ा व्यापक है, लेकिन आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि हमें इन दोनों में, पिछला ऑप्शन में वीडियो बहुत बड़ा व्यापक चीज था, ज्ञानेंद्रियों का हम यूज कर रहे थे, लेकिन ये चीज था कि हमें पोषक तत्वों के बारे में बताना है। तो रियल कनेक्टिविटी, समूह गतिविधि अगर हम चेक करते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिविटी एंगेजमेंट हमें ऑप्शन 3 में लग रहा है। अगर ज्ञानेंद्रिय की बात होगी, जिस पे ज्यादा ज्ञानेंद्रिय से एब्जॉर्ब कर पाएगा तो वो हमारा वीडियो से कर पाएगा। तो आप क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चन जो हमारा था वो था खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के बारे में। तो खाद्य पदार्थों का पोषक तत्व, रियल चीज का ऑब्जर्वेशन, हमें तो ये लगता है कि ऑप्शन 3 में भी स्टूडेंट ज्यादा इंगेज रहेगा, वो ज्यादा सक्रिय रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा। जी 100% ऑप्शन 3 हमारा सबसे बड़ा व्यापक होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर कोई चीज को पढ़ाना रहता, किसी भी चीजों को, कोई चीज को व्याख्यान टाइप का कोई चीजें होता, जैसे जस्ट लाइक जानवरों के बारे में, ये वाइल्ड है, डोमेस्टिक है, इन तरह का चीजों के लिए तो वीडियो फिल्म बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब क्योंकि एक 2-4 क्वेश्चन सीटेट में ऐसा आया हुआ था, इसी क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया गया था। आगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा, मैं गारंटेड देता हूं कि बच्चे को पोषण को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि बच्चे का टिफिन को खोले और उनका टिफिन खोलने के बाद उनके भोजन से शुरू करे। तो मतलब रियल चीजों से कनेक्ट करना, और उस ऑप्शन को सीटेट ने सही माना था। इस हिसाब से ऑप्शन 3 हमारे हिसाब से और सीटेट के हिसाब से ऑप्शन 3 सीटेट ने भी इसे माना था। जबकि वीडियो, बच्चे 90% वीडियो को लगा के आ चुके थे, बच्चे भी सही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का तथ्यों को नहीं समझ पाए थे। जी हाँ, आप ऐसा भूल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 लेंगे दोस्तों। और देखो, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि उपयुक्त 4 गतिविधियों में सक्रिय अधिगम को संतुष्ट कौन करता है। बिल्कुल सही है, सीटेट भी सही था। ये चीज बच्चे नहीं देखे थे कि सक्रिय, जिसमें एक्टिविटी, जी हाँ, जिसमें एंगेजमेंट टाइप का चीजें हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन 78 लेंगे दोस्तों। देखिए अब नीचे भी दे दिया गया, थर्ड आई को आप ओपन करेंगे। जी हाँ, तीसरा कैमरा ओपन। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, प्रकरण पढ़ाने समय गति का निम्नलिखित गतिविधियों को करने का युग बनाती है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, विशिष्ट उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करती है, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करती है,
प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछती है। उपयुक्त प्रस्ताविक गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण प्रभावित तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। दोस्तों यह देखेंगे मल्टीमीडिया कैप्सूल यहाँ पे यूज अच्छा हो रहा है। यहाँ पे व्याख्या, संकल्पना का व्याख्या जो है ये भी अच्छा लग रहा है कि हाँ व्याख्या करेंगे, लेकिन प्राइमरी में व्याख्या एक नेगेटिव होता है। लेकिन सीटेड ने इसे इस ऑप्शन में माना था कि हवा के बारे में पढ़ाने के लिए हमें क्षेत्र भ्रमण कोई हमारा एक्टिव लर्निंग नहीं है। सीटेट का आंसर ये था। जबकि आपका जब भी आ जाए राष्ट्रीय उद्यान या कुछ भी चीज़ों को लेके घूमना, बच्चे को अधिगम से बाहर क्लास से कनेक्ट करना, तो वहाँ पे हमारा भ्रमण पॉजिटिव था। लेकिन इस 2013 में सीटेड ने इस जगह शिक्षण को क्षेत्र भ्रमण पे जो हवा के प्रकरण पे यहाँ पे नेगेटिव माना। जबकि अकॉर्डिंग टू ये पाठ्यक्रम और अकॉर्डिंग टू जगह हम चीज़ों को देखते हैं तो व्याख्या और व्याख्या से हम क्या देंगे हवा के बारे में, तो उनका ये मानना था कि व्याख्या से भी बच्चे कुछ ना कुछ समझेंगे, लेकिन भ्रमण में हम हवा कहाँ से दिखा पाएंगे। तो ये एक टॉपिक था, पता नहीं उनका एक सोचना है, अब उनका आंसर कैसा था। तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करा दूं कि भ्रमण से जैसे कि किसी एक क्वेश्चन CBS पे 3-4 बार रिपीट हुआ था कि जानवर हो या किसी वास्तुकला हो, गणित का भी क्वेश्चन था। इसके लिए आप त्रिकोण, जैसे ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, त्रिकोण है, आयतकार है, इनके लिए आप क्या करते हो, तो इनके लिए आप किसी अच्छे जगह घुमाने ले जाते हो तो वास्तुकला देख के भी बच्चा उस डायग्राम को सीखता है, तो क्षेत्र भ्रमण से प्रॉफिट हो जाता है, वहाँ पे बेनिफिट होता है स्टूडेंट को, अधिगम का विस्तार होता है। इसी तरह से जानवर के बारे में भी था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाना, ये स्टूडेंट एक कनेक्ट होता है। लेकिन भ्रमण को इस क्वेश्चन में सीटेट ने एकदम डिनाई किया दोस्तों। अब उनका क्या मर्जी होता है आंसर का ये आप भी नहीं जानते हो, इसलिए कोई भी स्टूडेंट 30 में से 30 कोई भी ब्रिलियंट बहुत कम होता है जो लेके आ पाते हैं। लेकिन 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा सीटेड वालों का टारगेट रहता है, वो आपसे जान के कम कराएंगे ही कराएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 लेंगे दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, फटाफट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका एक उद्देश्य है। तो खंड करके देखने का क्या उद्देश्य है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना बिल्कुल चाहिए, परीक्षा में निष्पादन को सुधार करना, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना, ये दोनों नेगेटिव टैग वर्ड है, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये भी कोई गलत बात है, एकदम ऑप्शन 1 हमारा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था। हाँ, ये प्रभावी अधिगम का पाठ का दोहराई बिल्कुल नहीं, समय का बेहतर उपयोग करना बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन बनाते हैं, हम दत्त कार्य देते हैं, अधिगम को विस्तार देने का अवसर उपलब्ध कराना, अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और जब भी दत्त कार्य के बारे में आए तो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप ही दत्त कार्य देना चाहिए। और बाकी जगह दत्त कार्य 99% नेगेटिव ऑप्शन में आता है, होमवर्क देना। जैसे बच्चे कमजोर है, क्या करेंगे, उसे होमवर्क देंगे? बिल्कुल नहीं, हमेशा याद रखेंगे दत्त कार्य 99% गलत हो जाएगा। लेकिन दत्त कार्य देते किस लिए, इसका ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, अधिगम का विस्तार और बच्चे के अनुरूप हम दत्त कार्य को देते हैं, हमेशा याद रखेंगे। 81 लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अब चिड़ियाघर जो जाएंगे, देखिए फिर से क्वेश्चंस को ये क्या किया देख लिया। अब यहाँ पे देखो आप, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा करना बिल्कुल नहीं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम को एक रास्ता को बदलाव करना, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है, एक रास्ता को आप चेंज कर रहे हो, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव कराना, उपलब्ध कराना, देखिए ये खुद अभी यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया और उससे पहले उन्होंने वो आंसर दिया था। इसलिए दोस्तों एकदम थर्ड आई कैमरा ओपन करके एग्जाम को दो। जी हाँ दोस्तों, बारीकी से दो, घबराओ मत, मैं आपको इतना ट्रिक दे दूंगा कि कहाँ पे वो क्या फॉल्ट करते हैं। आने वाला 11 साल मैं बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को मैं जानता हूँ, कहाँ पे सीटेट ने क्या किया, कैसे किया और किस लिए किया, कहाँ पे पैटर्न को चेंज किया और ऑप्शन में वो क्या दे सकता है। मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक दे दूंगा, क्वेश्चंस ना भी देख के आप ऑप्शन देख के ट्रिक मार के आओगे और आपको क्वेश्चंस ना भी हो खाली ऑप्शन देख के आप टिक मार के आ जाओगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना बिल्कुल ऐसा है नहीं। 82 लेंगे फटाफट। जी हाँ दोस्तों, 82
सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? गौर करेंगे, नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव नेगेटिव होगा बाय बाय, हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? इससे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों अभ्यासों पर प्रश्न करने का योग्यता बनाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है, चेक कर लेते हैं। इसे तो विचारों पे अभ्यास पर प्रश्न करने का युग बनाना चाहिए। और ऑप्शन 2 देखते हैं, इसे बच्चे को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के युग बनाना चाहिए। ठीक, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे बच्चे के सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। बिल्कुल सही, विविधता एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन 4, इसमें बच्चे का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का युग बनाना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, परिभाषा शब्दावली बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे नेगेटिव। क्वेश्चन भी हमसे पूछा था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। 83 लेंगे दोस्तों, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्यों का प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? अब देखिए, आप वर्ग में असमानता है, गरीबी है, निरक्षर अनएडुकेटेड है, इन चीज़ों पे जब भी या लिंग रूढ़िवादिता, लिंग पक्षपात, इन सब पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। चाहे कोई मूवी दिखा दो या कोई उसके बारे में चर्चा कर लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, हमेशा याद रखेंगे। संबंधित मुद्दों पे विशेष व्याख्यान आयोजन करना, व्याख्यान हम नहीं देते हैं, हमेशा याद रखेंगे। व्याख्यान प्राइमरी स्कूल पे नेगेटिव होता है। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दे पे चार्ट तैयार करने के लिए कहना, ठीक है, चार्ट तैयार करेंगे तो स्टूडेंट इंगेज रहेगा। लेकिन ऑप्शन आगे 3rd चेक करेंगे, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करके और उनका विश्लेषण करने के लिए कहना, समूह परियोजना लेने के लिए कहना, ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन अभी तक का। तब भी ऑप्शन 4 चेक करेंगे, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पे स्लोगन लिखने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऑप्शन 3 हमारा सबसे प्रभावी है कि एंगेज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, सामूहिक गतिविधि करेगा, स्टूडेंट सक्रिय रहेगा और उसके वर्ग को, असमानता को, सब कुछों को वो रियल कनेक्ट करेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही थी, गरीबी क्यों था, और क्या कहते हैं अनएडुकेशन, क्या अशिक्षा क्यों थी, सब चीज़ों को वो डिफाइन कर पाएगा। 84 लेंगे, प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है, याद रखेंगे नहीं करता है। तीसरा आँख खोल देंगे, नेगेटिव है आपका, यानी कि हमें नेगेटिव में चेक करना है। ठीक है, शिक्षार्थियों को अधिगम रिक्तियों को पहचान करना, ठीक है, अधिगम को तो रिक्तियों को हम पहचान करते हैं, रचनात्मक आकलन में कहाँ पे क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है, बच्चे कहाँ नहीं समझ पा रहे। और रचनात्मक आकलन पढ़ाते पढ़ाते ही होता है, याद रखेंगे। टीचिंग का गतिविधियों का सारा वीडियो है, आप जाके चेक कर लेंगे। शिक्षण में कमियों की पहचान एकदम बिल्कुल नहीं, निदानात्मक शिक्षण में डायग्नोसिस करते हैं, उसमें हम पहचान करते हैं, लेकिन सुधार नहीं करेंगे। सुधार हमारा होता है, हम अपना स्वास्थ्य का सुधार उपचार केंद्रों में करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में, याद रखेंगे। ठीक है, हम अपना स्वास्थ्य को कहाँ सही करते हैं, उपचार केंद्रों में सही होता है, इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण में सही किया जाता है। लेकिन पहचान जो है निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट में किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ने के लिए नहीं, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग देने के लिए, ये इसके लिए नहीं करते दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। ये तीनों के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे। ग्रेडिंग रैंकिंग एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। 2 वीडियो आप चेक कर लो दोस्तों, जीवन में आपका 50 नंबर की गारंटी है। ऑप्शन समझो, क्वेश्चन समझो या ना समझो, टैग वर्ड से आप करके आओगे। 85 लेंगे, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, देखते हैं क्रियाकलाप। खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, बांस से टोकरी को बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वो क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल को गायब होने के लिए जिम्मेदार है, जिसके जंगल गायब हो रहे हैं? तो जंगल गायब होने के लिए दोस्तों एक तो हमारा खुदाई हो जाएगा, एक बांध का निर्माण हो जाएगा, बाजार में लोग जड़ी बूटी और पत्तियों को इकट्ठा करके बेच रहे, इससे जंगल का कोई उतना बड़ा ह्रास नहीं होगा। बांस की टोकरी बुनने से या गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाने से। ए और बी हमारा होता है सही दोस्तों, ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब 86, ये कितना बार रिपीट हुआ लेकिन अभी आना बंद हो गया, ये स्टार्टिंग 7 साल इसने रिपीट किया था सीटेड ने। कांसा, वो ब्रॉन्ज के बारे में, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण के भांति एक तत्व है। वाह,
बिल्कुल सही, एक तत्व है कांसा, एक तत्व है कि धातु है? कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही, कांसा, तांबा और टीन का एक मिश्रण होता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप तथा मूर्ति के बूत बनाई जाती है। बिल्कुल सही, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है, एल्युमिनियम से मजबूत और हल्के होते हैं। बी और सी हमारा होता है सही। और कांसा में हमेशा याद रखेंगे, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। अब 87 लेंगे दोस्तों, 87 क्वेश्चन नंबर 87। गांधीधाम गुजरात, गांधीधाम गुजरात, ये आप एक काम और करना दोस्तों, आप इस 2 से 3 क्वेश्चंस में इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। आप मैप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लेना, ताकि आप 24/7 उस मैप को देखोगे तो आपके माइंड में कौन सा स्टेट कहाँ पे है ये आप एब्जॉर्व कर लोगे। तो गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद की ओर जाना चाहता है, तो उसे सफर में किस और यात्रा करेगा? तो मैप में जब आप देखोगे तो गुजरात इस साइड है और मध्य प्रदेश तो मध्य में है, वो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे हैदराबाद यहाँ पे है, तो यानी कि वो पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। आप चेक कर लेना और वॉलपेपर में मैप लगा लेना। और मैं डिस्टेंस से रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो ट्रिक के साथ बना दूंगा, याद रखना। आप चिंता ना करो, इस बार का सीटेट मैं आपका स्मूथली निकालूंगा। मैं आपके साथ हूँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 88 लेंगे, किसी शहर के मानचित्र पे ये लिखा था, इसको नोट करेंगे, ये कितना बार कितना आपका आईक्यू को आपको चेक किया गया। किसी शहर के मानचित्र पे लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110। यदि मानचित्र किन्हीं 2 स्थानों के बीच 15 सेंटीमीटर है तो उस स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगा? दोस्तों इसमें 99% बच्चे भूल करते हैं। थोड़ा क्वेश्चंस को देख के स्मूथली करो, कोई मैथ वैथ का जरूरी नहीं है। अब मैथ तो मैं आपको इतना मैजिक वे में कराऊंगा यहाँ पे, एकदम चिंता ना करो। सिंपल सा चेक करो, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 110, तो 15 सेंटीमीटर 15 गुना 110, 15 गुना 110। अब आपको गुना करने में भी दिक्कत आ रहा है तो 10 को गायब करके 15 गुना अगर 100 करोगे, सिंपल सा 15 गुना 100 करोगे, कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। और 10 को 15 से गुना करोगे तो 150 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया? 1650 हो गया। कितना हो गया? 1650। अब देखो 1650 तो आपको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे आपका चेक किया गया है, क्योंकि वो ऊपर जो आंसर आपका था वो सेंटीमीटर में था। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर आप बनाओगे 165 हो जाएगा सीधा 1000। जी हाँ, तो वो 165 किलोमीटर। क्लियर है, समझे? इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, एकदम ट्रिकी वे में बना दूंगा, एकदम ट्रिकी वे में, जीवन में नहीं भूलोगे दोस्तों, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 89 लेंगे, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग है, जिसे हम सागर माथा भी कहते हैं, और उसकी ऊंचाई 8848 याद रखेंगे, 8848 8848 याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो NCERT के बुक्स में एक्यूरेट दिया गया है। इसे आप कभी गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है सही आंसर। माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 90। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी हाँ, अब बड़ा क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम टेकन होता है, आपको टाइम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अध्ययन कर रहे हैं, एकदम आप भी करिए। और ये अन्य लोगों का, अच्छा ये तो जो माउंट एवरेस्ट पे है ना, माउंटेनिंग, बिछेंद्री पाल सबसे पहला महिला, उसी चैप्टर से लिया गया, इसका वीडियो है। अन्य लोगों को सामान उठाने में मदद करना, ये तो बिल्कुल सही था। उसमें पूरे ग्रुप को आगे चलना, ग्रुप के ताकि ग्रुप पीछे चले, बिल्कुल नहीं, पूरे ग्रुप के हम लोग वहाँ माउंटेनिंग में पीछे चलते हैं। जो चल नहीं पाए उसे रुकने के लिए कहना, ऐसा नहीं है, वो जो चल नहीं पाए उसे रुकने के लिए कहना, उसको उस जगह पे उपचार करना, साथी के बीमार होने पे ध्यान रखना, सबके लिए खाना पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल सही। रुकने के लिए, आराम करने के लिए अच्छा जगह ढूंढना, बिल्कुल सही। ADE हमारा सही होता है। अब देखेंगे इसने क्या किया है। ADE ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। दोस्तों इस बार का सीटेट आपका स्मूथली, ट्रिकी वे में, मैजिकल वे में, मक्खन वे में एक बार में निकालोगे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और डिजिटल क्लास को ज्वाइन करो और
प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा, आप चिंता ना करो। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस में कराऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, दिल से लाइक करना, कमेंट करना। आपका एक लाइक से ना मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ क्लास लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।